डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने कई सारी चीजों के बारे में बखूबी डिस्कस किया था, है ना। और मैंने बताया था कि फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी आपको कि फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी होते हैं। मेल पार्ट यानी कि जिसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आपको मैंने बताया था कि मेल गेमेटोफाइट जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन की दो कवरिंग होती है, एक तो एक्साइन और एक तो इंटाइन। क्या क्या क्वालिटी होती है, जैसे कि एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन से, है ना। ये सारी चीजें बताई थी मैंने। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की वॉल बताई थी, एक इंपॉर्टेंट वॉल बताई थी टेपिटम। तो ये सारी चीजें हमने विस्तार से डिस्कस किया था। आज अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, उसके बारे में पढ़ेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी को मेरे टॉपिक, है ना, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओब्यूल एंड एम्ब्रियोसेक, ये आज का टॉपिक है ना। यानी कि सीधे सीधे पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक, क्या होता है ये सारा। यानी कि एक फ्लावर आप ले ले, पहले ध्यान से सुनो। एक फ्लावर यदि आप लेते हैं तो फ्लावर में दोनों पार्ट हो सकते हैं, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है, और फीमेल पार्ट को हम लोग पिस्टिल कहते हैं, है ना। अब देखो, फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोल दिया मैंने, तो पिस्टिल क्या है कि एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का। अब दूसरी चीज ये समझते हैं कि पिस्टिल के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये फीमेल पार्ट कैसा है, इसका क्या रोल है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल पिस्टिल, है ना, मोनोकार्पेलरी, और मे हैव द मोर देन वन पिस्टिल, है ना, मल्टी कार्पेलरी। कह रहा है कि व्हेन देयर आर द मोर देन वन द पिस्टिल में फ्यूज टुगेदर सिनकार्पस और मे बी फ्री एपोकार्पस। यानी कि देखिए एक बात, यानी कि कह रहा है कि गाइनोसियम को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और गाइनोसियम में क्या हो सकता है, पिस्टिल की संख्या एक हो सकती है। यदि पिस्टिल की संख्या एक है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। मैंने अंडरलाइन किया है ना, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। मोनोकार्पेलरी, और पिस्टिल की संख्या यदि मोर देन वन है तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मल्टी यानी कि मेनी, और कार्पेल्स यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहे कि व्हेन देयर आर द मोर देन वन पिस्टिल। अब सवाल ये होता है कि एक से अधिक पिस्टिल हैं, यानी कि वो मल्टी कार्पेलरी है, तो सारे पिस्टिल एक साथ जुड़े हो सकते हैं, है ना। और जब जुड़े होंगे तो उनको बोलेंगे सिनकार्पस। और देखो, यानी कि बहुत सारे होंगे पिस्टिल और आपस में जुड़े नहीं होंगे तो उनको बोलते हैं हम लोग एपोकार्पस। तो ये सारे टर्म जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, इनको बहुत ही अच्छे से समझना है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग।
पिस्टिल के पार्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट हैं। मैं थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग कि पिस्टिल के कौन कौन से पार्ट हैं। ईच पिस्टिल हैज द 3 पार्ट। अब कह रहा है कि पिस्टिल के पास 3 पार्ट हैं, है ना। कौन कौन से पार्ट है? तो देखिए, पहले कह रहा है कि द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आप अच्छी तरह से पढ़े हैं, ये सारे टॉपिक को मैंने ठीक से समझाया है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना। स्टिग्मा क्या होता है कि द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन का ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे पोलन ग्रेन क्या होता है, लैंड करता है। यानी कि एंथर से निकलने के बाद पोलन ग्रेन कहां लैंड करता है, स्टिग्मा पे, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात कह रहा है कि द स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे वाला जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसी को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, है ना। यानी कि जो पतला पाइप जैसे स्ट्रक्चर है उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और आगे कह रहा है कि द बेसल बल्जेड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। और नीचे का थोड़ा सा स्वालन पार्ट है, जो फुला हुआ पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। कह रहा है कि इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ओवरी के अंदर लॉक्यूल होता है। ठीक है, आगे और भी ध्यान से सुनना है। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी कैविटी। ठीक है, रिकॉल द डिफिनिशन एंड द टाइप ऑफ प्लासेंटेशन दैट आर स्टडीड इन क्लास 11th। यानी कि आपको प्लासेंटेशन के बारे में बताया गया है। पहले तो प्लासेंटा पढ़ते हैं, है ना, कि आखिर ये प्लासेंटा है क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तुमने देखा है कि कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो कैसे, उसको भी तो खाना पानी या अन्य चीजें चाहिए ना। ठीक है, तो बिल्कुल चाहिए। तो आखिर वो कैसे लेता है, इनसाइड द एम्ब्रियो, यानी कि वो अभी डेवलप कर रहा है इनसाइड द, है ना, एम्ब्रियो। ठीक है, यूटेरस। तो क्या होता है, कैसे वो अपना भोजन लेता है, तो मैं बताऊं, वो एक रास्ता होता है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या हुआ भाई, कि प्लासेंटा इज कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मां और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे प्लासेंटा कहते हैं। अरे भाई, बच्चा पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद जो नाड़ा काटा जाता है वो क्या है, दैट इज प्लासेंटा। उसी कनेक्शन से तो भोजन ले रहा है ना। आगे चलते हैं। तो इसी तरह का पौधों में भी होता है ना। ओवेरियन कैविटी में प्लासेंटा पाया जाता है ना। तो ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको फिगर से अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक फिगर भी दिखाऊंगा और काफी आपको समझ में भी आएगा। चलिए, मेरे सामने फिगर आ गया है, मैं आपको पहले पढ़ के सुना दूं नीचे क्या लिखा हुआ, उसके बाद से हम लोग फिगर को देखेंगे, है ना। कह रहा है फिगर नंबर ए, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लूं इसको। हाँ, तो देखें, कह रहा है ए डिसेक्टेड फ्लावर हिबिस्कस showing the pistil other flower floral part have been removed। यानी कि क्या किया गया है, हिबिस्कस का डिसेक्शन किया गया है। हिबिस्कस का मतलब वही लाल वाला फूल है ना। लाल वाला मतलब, है ना, रोज मत समझना, हिबिस्कस का मतलब गुड़हल वाला। ठीक है, तो हिबिस्कस का हमने डिसेक्शन किया है और सारे फ्लोरल पार्ट को रिमूव कर दिया, हटा दिया है। और हटाने के बाद हमें जो दिख रहा है वही है। ठीक है, दूसरा भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद से आगे हम लोग फिगर को देखेंगे। कह रहा है कि मल्टी कार्पेलरी, है ना, सिन कार्पस। मल्टी कार्पेलरी का मतलब
कि एक से अधिक कार्पेल है, नंबर ऑफ पिस्टिल इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि जो सिन कार्पस यानी कि कार्पेल्स जो है या पिस्टिल जो है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है कि सी नंबर पढ़ते हैं, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ द मिकेली, है ना। अब आपको मैं फिगर के माध्यम से दिखाता हूं। दूसरी बात कह रहा है कि डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द टिपिकल एनाट्रोपस ओब्यूल, और एनाट्रोपस ओब्यूल का मैं आपको टिपिकल डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है ना। अब देखें मैंने नीचे का पढ़ दिया है। अब हम लोग एक एक करके फिगर को अच्छे से समझेंगे, है ना, जिसको देख के आपको काफी समझ में आएगा। अब देखें मेरे सामने फिगर दिख रहा है, आपके सामने भी दिख रहा है। तो हाँ देखिए, तो ये पहला नंबर जो फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर में देखें, ये जो है एक पिस्टिल है ना। इस पिस्टिल के अंदर कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं, मैंने जैसा बताया अभी आपको, वो सारी चीजें दिख रही हैं। सबसे ऊपर जो है आपका क्या दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रहा है। उसके नीचे जो पतली सी नेक वाली रीजन है उसको स्टाइल कह रहे हैं। और उसके बाद जो फुला हुआ पार्ट है, जो स्वालन पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी कहते हैं, है ना। तो यानी कि ठीक तौर से आपको समझ में आ रहा है कि पिस्टिल के मेन रूप से 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को मैंने अभी बताया कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन उसी पे लैंड करता है। दूसरे नंबर फिगर में आपको दिख रहा है क्या चीज, कि ये सिन कार्पस ओवरी है। सिन कार्पस ओवरी का मतलब क्या होता है कि पिस्टिल जो है कई सारे हैं, संख्या में बहुत सारे हैं और आपस में यूनाइटेड है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो फिगर है ना, तीसरा जो फिगर है, कार्पेल्स की संख्या इसमें कई सारी है, आपको यह दिखाया जा रहा है। और नंबर 4 एंड इंपॉर्टेंट फिगर है, पहले हम लोग इस फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। ये ओब्यूल का फिगर है, ये ओब्यूल है आपके जो सामने दिख रहा है। ये इस ओब्यूल के कौन कौन से पार्ट है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है ना। तो मैं बताऊं आपको कि पहले तो आपने देखा कि पिस्टिल के 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हैं। अब उसके बाद देखें कि ओवरी के अंदर ये वाला पार्ट दिखता है, ओब्यूल, जिसको मैंने सर्किल किया है, इसको ओब्यूल कहते हैं। ओब्यूल जो है ओवरी के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात ये समझे क्या होता है भाई, ओब्यूल के कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखिए, एक जो डंठल नुमा संरचना आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फ्यूनिकिल, यानी कि जो एक तरह से जोड़ रहा है, एक तरह से डंठल नुमा संरचना है जिसको हम लोग फ्यूनिकिल बोलते हैं। अब देखिए, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया डंठल नुमा संरचना जिसको फ्यूनिकिल बोल रहे हैं, और ये जो है इसकी बॉडी है। अब बॉडी और फ्यूनिकिल के जो बीच का कनेक्शन है, मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूं। बॉडी देखिए, ये बॉडी है और ये जो है फ्यूनिकिल है, और इनके बीच में जो ज्वाइन है इसको बोलते हैं हिलम। आप देखें हिलम कहां है, ठीक है। दूसरी चीज देखें और क्या हो रहा है कि हिलम के बाद बॉडी में 2 कवरिंग है, ये एक, ये बाहर और उसके बाद ये 2 बाहर कवरिंग है ना। यानी कि ओब्यूल के बाहर 2 कवरिंग है, 2 कवर से ढका हुआ है, यानी कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। मैं बताऊं आपको, तो ये जो दोनों पार्ट है आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट कहलाते हैं, यानी कि बाहर वाले को आउटर और उसके अंदर जो है उसको इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। तो 2 इंटेगुमेंट से ओब्यूल घिरा रहता है। और खास बात यह है
ये इंटेगुमेंट जो होता है पूरी बॉडी को कवर किया रहता है एक्सेप्ट, है ना, ए पॉइंट। ठीक है, तो अब बताओ उस पॉइंट को क्या कहते हैं? एक पॉइंट पे इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं माइक्रोपाइल, है ना। देखो माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। तुमने क्या समझा कि इंटेगुमेंट पूरी तरह से बॉडी को कवर किया रहता है एक्सेप्ट ए सिंगल पॉइंट, द पॉइंट इज रिफर्ड एज द माइक्रोपाइल, है ना, उस पॉइंट को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं इंटेगुमेंट के अंदर आते हैं थोड़ा सा, एक और भी फ्लैशी पार्ट है जिसको हम लोग न्यूसिलस कहते हैं, यानी कि जो मांसल भाग है उसको हम लोग न्यूसिलस कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, एक और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, है ना। ठीक है, उसके अंदर एक और पार्ट है जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और भी बाकी रह गया अभी, क्या चीज, कि जो आप देख रहे हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का मतलब वो छोटा सा छिद्र, उसके ठीक अपोजिट में एक और पार्ट होता है जिसका नाम है चलाजा, है ना। चला जाने के लिए नहीं कह रहा है ना, तुम्हें रुकने के लिए कह रहा है ना, तुम रुको और ध्यान से देखो, चलाजा इसका नाम है। ठीक है, अब देखो, तो मैंने क्या बताया कि आपको इतने सारे पॉइंट को बस याद कर लेना है। मैं बता रहा हूं, एक बार और समझे, उसके बाद से आगे बढ़े। कि फ्यूनिकिल का मतलब एक डंठल नुमा संरचना, ठीक है, जो बॉडी को जोड़ता है। फ्यूनिकिल और बॉडी को जोड़ने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? हिलम बोलते हैं, है ना। ओब्यूल के चारों तरफ क्या होता है कि दो कवरिंग होती है जिसको हम लोग आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट कहते हैं रिस्पेक्टिवली। इंटेगुमेंट के अंदर एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है ना, मांसल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस के अंदर जो होता है एक बड़ा सा भाग होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और फाइनली मैं बताऊं कि माइक्रोपाइल, ठीक है ना, कि अपोजिट साइड में, ठीक अपोजिट साइड में क्या होता है कि एक पार्ट होता है जिसको हम लोग चलाजा बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझना था। इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है, नहीं तो माइक्रोपाइल, चलाजा, है ना, इन सारी चीजों में आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है तुम्हें। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, है ना, बिना टाइम बर्बाद किए हुए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो कह रहा है कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओब्यूल, यानी कि मेगा स्पोरेंजिया को हम लोग ओब्यूल कहते हैं, है ना, कि प्लासेंटा से मेगा स्पोरेंजिया अराइज होता है, जन्म लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओब्यूल कहते हैं। अभी मैंने दिखाया ना ओब्यूल, ओवरी के अंदर ओब्यूल था। ठीक है, आगे देखो, द नंबर ऑफ ओब्यूल इन द ओवरी मे बी 1, यानी कि ओवरी की जो संख्या है एक हो सकती है, जैसे तुम्हारा वीट में है, पैडी में है, और इवन मैंगो में भी है ना। आम का सीजन चल रहा है ना, ठीक है, तो उसके अंदर याद रखना है कि जिसका सीजन चल रहा है, जिसको तुम खा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर केवल एक ही ओवरी है। ठीक है, कई बार आम खाने से आम तो खा ही रहे हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते तुम लोग क्या करना है, कहा जाता है ना, आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से है। तो कभी कभी ये चीजें भी जान लिया करो, ये ना कि दशहरी लंगड़ा कौन कौन सा आम खा लिया करो बस, है ना, उसके बारे में जान भी लिया करो कि भाई ये इसके अंदर ओवरी की संख्या कितनी है ना। नहीं तो कई साल ऐसे ही खाते रह जाओगे लंगड़ी, दशहरा और पता ना कौन कौन सा। ठीक है, और तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर एक ओवरी है कि 2 ओवरी है। ठीक है, तो याद रखना है कि वीट, पैडी और मैंगो, इनके अंदर क्या होता है कि केवल एक ओवरी होता है ना, याद रहेगा ना। तो मैं पूछूंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टू मेनी पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। अब देखो ना सही,
सीधे सीधे देखना है, यानी कि पपाया, ठीक है ना, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड, ठीक है, इनका भी सीजन चल रहा है, पपाया खूब मिल रहा है ना, वाटरमेलन भी, ठीक है, वो भी खूब मिल रहा है। तो अब देखो वाटरमेलन और पपाया, ये क्या होता है, एक तरह से इनके अंदर ओवरी की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना, यानी कि ओवरी की संख्या एक से ज्यादा होती है, तो ये समझना है ना। वाटरमेलन खाना तो थोड़ा सा इस बात का भी केयर कर लेना कि मैं जो खा रहा हूं उसके अंदर एक से अधिक ओवरी है, ये याद रखने का तरीका है ना। बायोलॉजी के सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, बहुत ही आसान है, लेकिन बायोलॉजी की एक कठिन बात है कि दो टर्मों के बीच स्पष्ट अंतर रख पाना, ये कठिन बात है ना। और जिसको ये चीज समझ में आती है ना, मुझे पता है कि वो बहुत आगे जाएगा, वो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी सवालों में बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, इसलिए सवाल आसान है लेकिन कंफ्यूजन बड़े बड़े हैं। अब जैसे कहा जाए कि किसमें एक ओवरी होता है, किसमें दो ओवरी होता है, तो तुम कभी पपाया बताओगे तो कभी व्हीट बताओगे, तो इसलिए छोटे पॉइंट को स्पेशल तरीके से समझना है ना। इसलिए आम और तरबूज को खाते समय उनमें ओवरी की संख्या भी याद कर लोगे, तो दिस विल बी नेवर फॉरगेट, ओके, दिस इज गुड वे टू रिमेंबर समथिंग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द मेगा स्पोरेंजियम या ओब्यूल के बारे में अब पढ़ना है हम लोगों को। लेट अस फेमिलियरलीज ourselves with the structure of the typical angiosperm ovule. The ovule is the small structure attached to the placenta by means of stalk and the funicle. यानी कि मैंने अभी बताया कि जो ओब्यूल है वो क्या है, फ्यूनिकल या स्टॉक से जुड़ा हुआ है। स्टॉक मतलब डंठल, उसी बात का तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि ओब्यूल में आपने देखा जो फ्यूनिकल था एक स्टॉक था ना, डंठल ही तो था। और दूसरी बात कह रहा है कि द बॉडी ऑफ द ओब्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ द हिलम, यानी कि हिलम वही पार्ट है जहां पे बॉडी और फ्यूनिकल एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें समझने वाली क्या बात है, मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि 10, यहां से मैं पढ़ता हूं, Thus, the hilum represents the junctions between the ovule and funicle. फ्यूनिकल और ओब्यूल के बीच के जंक्शन को क्या कह रहा है, हिलम तो कह रहा है, मैंने पहले से ही बता दिया है ना। और कह रहा है कि ईच ओब्यूल है द वन आर द टू प्रोटेक्टिव इन्वेलोप्स, है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉल्ड इंटेगुमेंट, यानी कि मैंने बताया कि दो इन्वेलोप है भाई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कह रहे हैं ना, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है उसकी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट में मैंने बता ही दिया आउटर एंड इनर भी है। इंटेगुमेंट इन सर्किल द न्यूसिलस, यानी कि इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसिलस है, फिगर को देखो समझो, और एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, है ना। इंटेगुमेंट चारों तरफ से है और कहां नहीं है भाई, तो वो एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। कह रहा है कि अपोजिट द माइक्रोपाइलर इंड इज द चलाजा, मैंने सीधे सीधे बता दिया आपको कि माइक्रोपाइल के बाद, है ना, जो उसका अपोजिट साइड है उसको क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओब्यूल, यानी कि वो बेसल पार्ट है ओब्यूल का, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। यानी कि एक बात और भी गौर से थोड़ा समझ लेना है, यानी कि चलाजा जो है बेसल पार्ट है ओब्यूल का, इस बात को भी, है ना, अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज ए मास ऑफ द सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। मैंने कहा भाई, अभी तो बताया कि इंटेगुमेंट के अंदर, है ना,
क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या है, एक मास है, ठीक है, फ्लैशी स्ट्रक्चर है ना। कह रहा है कि सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव द एबुंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, और न्यूक्लियस के पास क्या है, एबुंडेंट फूड मटेरियल है, ठीक है, जो रिजर्व है, जो ओब्यूल को, ठीक है, प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। यानी कि न्यूक्लियस क्या है, एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है जो क्या काम करता है कि रिजर्व फूड रखता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। और कह रहा है, थोड़ा सा मैं पेज को और आगे बढ़ाता हूं, है ना। ये देखते हैं, कह रहा है कि लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक द फीमेल गेमेटोफाइट। मैंने कहा अभी तो, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गेमेटोफाइट होता है ना। अब देखो दूसरी बात देखो, एन ओब्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक, है ना, फॉर्मेड फ्रॉम द मेगास्पोर। यानी कि ओब्यूल के अंदर एक ही क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है ना। यानी कि मेन रूप से एक ओब्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है ना। या कई बार एक्सेप्शंस में अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसी को तो पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी तुमने नाम सुना होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये जो टॉपिक हमारे सामने है ना। कुछ आज स्पीड हमने बढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पीड धीरे हो जा रहा है, काफी लंबा चला जा रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक चीज को हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं ना, है ना। तो इसलिए आपको कंटेंट पे ध्यान देना, आपको कितना समझ में आ रहा है ना, इन चीजों पे ध्यान देना है ना। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है वीडियो, है ना, उससे ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको यह समझना है कि आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं, इस बात का बखूबी ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि क्या कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल, ये आप देखें, मैं थोड़ा सा वो करूं तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर को बनने की प्रोसेस को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एक बार और मैं बताऊं, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल है, उससे मेगास्पोर बनेगा, ठीक है ना, उसी को तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मेगा मतलब फीमेल गेमेटोफाइट को कह रहा है, स्पोरोजेनेसिस यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट के जेनेसिस यानी कि बनने को ही क्या कह रहा है कि मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहा है। कह रहा है कि ओब्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोपाइल रीजन और उसके बाद से आप द न्यूक्लियस, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद से कि इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग द डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। किसमें कह रहा है, मेगास्पोर मदर सेल में। अब उसके बाद एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोटिक का मतलब माइटोसिस डिवीजन, जिसमें एक सेल जो होता है 2 सेल में डिवाइड होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं पेरेंट सेल के इक्वली तो होते हैं, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल, है ना, अंडरगोइंग द मियोसिस, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके बाद से मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेगास्पोर। थोड़ी सी गलती हुई है, एक बार करेक्ट करते हैं, मैं आगे बताऊं आपको। कह रहा है कि थोड़ा ध्यान देंगे,
कह रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल जो है अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी कि उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस, यानी कि मियोसिस क्यों होता है। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, माइटोसिस बता दिया, लेकिन यहां पे मियोसिस होता है। तो मियोसिस क्यों होता है, तो कह रहा है कि मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगा स्पोर, यानी कि देखो जब भी डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनाने के लिए, है ना, मियोसिस का ही होना जरूरी है, ना कि माइटोसिस, है ना। और मियोसिस में वन सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेल एंड हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द पेरेंट सेल। तो ये बात समझना है, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग एक फिगर को समझते हैं कि फिगर में क्या हो रहा है ना, कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपकी एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है, पहले मैं ये पढ़ लेता हूं, फिगर के नीचे लिखा हुआ पार्ट, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ ओव्यूल शोइंग द लार्ज मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि एक मेगा स्पोर मदर सेल दिखाया जा रहा है ना। ए डायाड एंड टेट्रेड, आपको डायाड भी दिखाया जाएगा, टेट्रेड भी दिखाया जाएगा मेगा स्पोर में। दूसरी बात कह रहा है कि 2, 4, 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक, है ना, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, आपको मैच्योर एम्ब्रियो सैक भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक जो है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा। तो अब हम लोग गौर से देखते हैं फिगर को, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि है ना इस फिगर में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं छोटे छोटे। अब देखिए, है ना, हाँ तो फिर से शुरू करते हैं। स्टूडियो की लाइट कट गई थी, जहां से हम लोग पढ़ाते हैं वहां की लाइट कट गई है, तो चलो फिर से एक बार और देखते हैं उसी फिगर को, है ना। देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ओव्यूल है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है ना, मैंने अभी दिखाया। अब फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना। जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है। ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है ये, और इस फिगर में देखिए ये न्यूक्लियस है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल, अब देखिए यहां पे जो आपको पहले एक दिख रहा था, अब मेगा स्पोर मदर सेल 2 बन गया, है ना, 2 बन गया, यानी कि इसकी संख्या 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए अगले फिगर में हम लोग देखेंगे कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, उससे 4 सेल बन गया। अब इसको कहते हैं मेगा स्पोर टेट्रेड, ठीक है, यानी कि 4 सेल्स की संख्या है, 4 सेल्स की संख्या है, इसलिए इसको मेगा स्पोर टेट्रेड कहते हैं, है ना। तो आपने क्या देखा कि मेगा स्पोर मदर सेल में डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन के बाद ये 4 सेल स्टेज बना लिया। आगे देखें फिगर को, हम लोग और भी ध्यान से देखें, उसी फिगर को और यहां समझाया गया है, आप देखें तो इस फिगर में देखें कि मेगा स्पोर मदर सेल पहले 2 में डिवाइड हुआ, फिर अगले 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 4 न्यूक्लियस के बाद पुनः 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और 8 न्यूक्लियस जब बन जाते हैं तो वो सारे न्यूक्लियस एक अरेंज सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, है ना, वो एक क्रम से अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, कैसे अरेंज होते हैं हम लोग देखेंगे अब इसको। अब ये देखिए, जो ये क्या है, एक तरह से ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, और इसमें सारे जो न्यूक्लियस बने हैं 8 न्यूक्लियस वो अरेंज हो गए हैं, ठीक है। कैसे अरेंज हुए हैं मैं दिखाऊं आपको। तो देखिए 8 न्यूक्लियस है, 8 में से 2 जो है क्या है,
ये एंटीपोडल बना लेता है ना, सॉरी 3, यानी कि 8 में से 3 जो है एंटीपोडल बना लिया और 2 जो है उसमें से सिनर्जिड बना लिए। देखिए 1 और 2 सिनर्जिड आपको दिख रहा है 2, ठीक है, तो 3 to 5 हो गए और उसके बाद से एक जो है एग न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो 5 के बाद एक 1 6 हो गया और 2 जो है पोलर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। तो इस तरह से देखा आपने क्या चीज कि क्या दिख रहा है कि 8 न्यूक्लियस जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पे अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि नंबर आप जो न्यूक्लियस होता है 8 हो जाता है ना। उसमें से 3 जो होते हैं एंटीपोडल बना लेते हैं, 2 सिनर्जिड बना लेते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग। इस चीज को बहुत ही याद रखना है ध्यान से, है ना। तो अब इसमें से एक सवाल पूछा जाता है, मैं बताऊं, सुनो कि क्या होता है 7 सेल स्टेज, है ना, सॉरी 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्टेज। इसको समझना है। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाई 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्टेज, ठीक है, यानी कि एक बार और कहूं कि 7 न्यूक्लियस, सॉरी 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स का मतलब आप क्या समझते हैं। तो ये फिगर देखिए, जो मैच्योर आपका एम्ब्रियो सैक है इसमें 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। कैसे, यानी कि एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी है 3 और 3 न्यूक्लियस है। सिनर्जिड की संख्या कितनी है 2 और इसमें भी एक एक न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। एग जो सेल है इसकी संख्या कितनी है 1 और इसमें न्यूक्लियस कितना है, केवल 1। लेकिन जो सेंट्रल सेल है, ये इसको जो सेंट्रल सेल कह रहे हैं, इसमें एक न्यूक्लियस नहीं है, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 2 है, ठीक है ना। इस तरह से क्या हुआ कि क्या होता है कि 7 सेल स्टेज एंड 8 न्यूक्लियस हो गए। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि 7 सेल स्टेज और 8 न्यूक्लियस का मतलब क्या समझते हैं आप, है ना। इसमें शॉर्ट नोट लिखिए। तो आप बताएंगे कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस की जो संख्या जो होती है वो क्या होती है, 8 होती है और सेल्स की जो संख्या जो होती है वो 7 होती है ना। आप बताएंगे कि 3 जो न्यूक्लियस होता है एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल सेल में पाई जाती है, 2 न्यूक्लियस 2 सिनर्जिड सेल में, एक एग न्यूक्लियस एग सेल में और 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं, है ना। इस तरह से टोटल जो सेल की संख्या हुई वो 7 होती है और न्यूक्लियस की संख्या जो होती है वो 8 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसी को पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा सा। अब देखो ये कह रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट इन ए मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगा स्पोर फंक्शनल, यानी कि एक मेगा स्पोर फंक्शनल होता है, वाइल द अदर 3 डीजनरेट। यदि तुमने देखा था कि जो मेगा स्पोर मदर सेल था डिवाइड होकर कितने सेल बनाया था, 4 सेल बनाया था, है ना। मेगा स्पोर टेट्रेड, तो टेट्रेड का मतलब 4 सेल थे। अब क्या होता है वहां पे कि 4 में से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही डेवलप होता है और वह फीमेल गैमेटोफाइट में बदल जाता है, ठीक है ना, या एम्ब्रियो सैक में बदल जाता है। आगे कह रहे हैं कि ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, और जो एक बचता है वही तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है या एम्ब्रियो सैक बनाता है। जो अभी तुम देख रहे थे वो क्या है, एम्ब्रियो सैक, और वो क्या है, केवल फंक्शनल एक बचता है वही बनाता है। आगे कह रहा है कि दिस मेथड ऑफ द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगा स्पोर इज टर्म, है ना, टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अच्छा अब देखो इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं। क्यों कहते हैं मोनोस्पोरिक, है ना,
कि एम्ब्रियो में क्या होता है कि एक ही मेगा स्पोर डेवलप हो। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि जब एक ही मेगा स्पोर डेवलप हो और एम्ब्रियो सैक बनाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि जब एक ही एम्ब्रियो सैक का विकास हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनोस्पोरिक कहते हैं। आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस, यानी कि न्यूसिलस सेल की पोलैरिटी क्या होगी, एमएमसी। उसके बाद से फंक्शनल मेगा स्पोर की पोलैरिटी क्या होगी, और फीमेल गेमेटोफाइट की क्या होगी। पोलैरिटी का मतलब तुम्हें बताना है हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है। अब देखो, न्यूसिलस जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n स्टेज में होगा, यानी कि ये जो होगा वो 2n होगा न्यूसिलस। ठीक है, एमएमसी यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, ये भी 2n स्टेज में होगा यानी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है तब ना मेगा स्पोर बन रहे हैं। तो इसमें भी मतलब ये इसकी भी पोलैरिटी डिप्लॉयड होगी। अब देखिए द फंक्शनल मेगा स्पोर, तो मेगा स्पोर का मतलब मियोसिस से बना है तो हैप्लॉयड होगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे n होंगे, और फीमेल गेमेटोफाइट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे, ठीक है, सिंगल होंगे, यानी कि एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉयड क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पोलैरिटी भी बताई, इन सारे पोलैरिटी को आप नोट कर लेंगे ध्यान से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं, है ना, जो मैंने बताया वही चीज है। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द लिटिल मोर डिटेल, यानी कि वही कह रहा है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएगा कि कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई, है ना, विच मूव टू द अपोजिट पोल। कह रहा है कि पहले जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, वो क्या होता है, डिवाइड होता है और दो न्यूक्लियाई बना लेता है। ठीक है, और अपने अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, आपने फिगर में देख रखा है, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब इस तरह से एम्ब्रियो सैक दो न्यूक्लिएट हो जाता है। अब कह रहा है कि टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियस डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। बाद में जाके दो बार और माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे 4 सेल स्टेज आता है, 4 सेल के बाद 8 सेल स्टेज आता है ना। इट इज द इंटरेस्ट, इट इज ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट these mitotic division are the strictly free nucleus, है ना, यानी कि क्या होता है कि इसमें सारे जो डिवीजन होते हैं उसमें न्यूक्लियस अलग अलग हो जाता है, फ्री हो जाता है। दैट इज द न्यूक्लियस डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय द इमीडिएटली बाय द वॉल फॉर्मेशन। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता रहता है ना, लेकिन वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गए तो ऐसा नहीं है कि बीच में वॉल बन गया, नहीं। ठीक है, पहले क्या होता है कि लगातार डिवाइड होती है सेल्स और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियस जब बन जाएंगे तब उसमें क्या होता है, ठीक है ना, उसमें तुम्हारा वॉल फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो कि एक घर में दो व्यक्ति रहते हो, है ना, और दोनों में किसी कारणवश झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा होने के बाद मैंने कहा कि मैं अलग रहूंगा, उसने भी कहा कि मैं भी अलग रहूंगा, लेकिन क्या है, एक ही कमरे में दोनों लोग रह रहे हैं, अभी एक ही कमरे में दोनों लोग, एक तरफ मेरा चूल्हा है ना, गैस लगा हुआ है चूल्हा, और दूसरी तरफ उसका लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन बीच में से डिवीजन अभी नहीं है ना। सेम यहां भी कंडीशन वही है कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है बट वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि आफ्टर द 8 न्यूक्लियस स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक।
यानी कि 8 सेल स्टेज बन जाता है, तब उसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। आपको कह रहा है कि थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो मैंने अभी बता दिया आपको, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर द सराउंडेड बाय द सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल है 8 में से 6 जो है सेल वॉल से सराउंड कर लिए जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल रिमेन 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई आर द सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द सेंट्रल सेल, यानी कि सब क्या हो जाते हैं कि वॉल से घिर जाते हैं, है ना, लेकिन सेंट्रल जो न्यूक्लियस है या पोलर न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल सेल में पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ लाइन और बची हुई है ना, गौर से थोड़ा समझते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन बची हुई है। कह रहा है कि देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक, यानी कि एम्ब्रियो सैक में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 3 सेल आर द ग्रुप्ड टुगेदर, है ना, एट द माइक्रोपाइलर इंड एंड कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर एग apparatus, यानी कि माइक्रोपाइलर इंड पे 3 सेल यूनाइट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और एग एपरेटस कहलाते हैं, है ना, माइक्रोपाइलर इंड पे, ये याद रखना है। और कह रहा है कि एग एपरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं और एक जो होता है एग सेल होता है ना, ऐसा। दूसरी बात कह रहा है कि सिनर्जिड हैव द स्पेशल सेल थिकनिंग, ठीक है ना, एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड द फिलीफॉर्म apparatus, यानी कि सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म apparatus हो सकता है ना, apparatus होता है, which play important role in the guiding, यानी कि फिलीफॉर्म apparatus क्या काम करता है, वो गाइडिंग करता है पोलन ट्यूब की एंट्री के समय, है ना, यानी कि घबराने की बात नहीं, पोलन ट्यूब की एंट्री मैं बताऊंगा तो वहां फिगर से समझाऊंगा। तो अभी इतना रखना है याद कि जो फिलीफॉर्म apparatus है वो पोलन ग्रेन को रास्ता दिखाता है, सॉरी पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है ना। कह रहा है कि 3 सेल आर एट द चलाजल इंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल, और 3 सेल जो होते हैं जो चलाजल इंड पे होते हैं उनको एंटीपोडल कहते हैं, है ना। द लार्ज सेंट्रल सेल एट द मेंशन्ड अर्लियर, आपको सेंट्रल सेल पहले ही बताया जा चुका है, हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। दस द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो, है ना, सैक एट द मैच्योरिटी, है ना, दो 8 न्यूक्लियस इज द 7 सेल, यानी कि कह रहा है कि यदि हम लोग मैच्योर एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक लें तो उसमें क्या होता है, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होता है। इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।